वसीम ने तीसरी बार दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार अंदर से इमामा की आवाज़ आई, कौन है? इमामा, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। वसीम ने दरवाजे से अपना हाथ हटाते हुए कहा। अंदर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ सुनाई दी। वसीम ने दरवाजे के हैंडल को घुमाकर दरवाज़ा खोल दिया। इमामा इसकी जानिब पुश्त किए अपने बेड की तरफ बढ़ी। तुम्हें इस वक्त क्या काम आन पड़ा है मुझसे? आखिर तुमने इतनी जल्दी दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया था? अभी तो 10 बजे हैं। वसीम कमरे में दाखिल होते हुए बोला। बस नींद आ रही थी मुझे। वो बेड पर बैठ गई। वसीम इसका चेहरा देखकर चौंक गया। तुम रो रही थी? बेख्तियार इसके मुंह से निकला। इमामा की आंखें सिर्फ और सूजी हुई थी और इससे नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी। नहीं, रो नहीं रही थी, बस सर में कुछ दर्द हो रहा था। इमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। वसीम ने इसके पास बैठते हुए इसका हाथ पकड़कर टेम्परेचर चेक करने की कोशिश की। कहीं बुखार तो नहीं है? इसने कुछ तशवीश भरे अंदाज में कहा और फिर हाथ छोड़ दिया। बुखार तो नहीं है? फिर तुम कोई टैबलेट ले लेती। मैं ले चुकी हूँ। अच्छा, तुम सो जाओ, मैं बातें करने आया था, मगर अब इस हालत में क्या बातें करूँगा तुमसे? वसीम ने कदम बाहर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इमामा ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो खुद भी उठकर इसके पीछे गई और वसीम के बाहर निकलते ही इसने दरवाजे को फिर लॉक कर लिया। बेड पर औंधे मुँह लेट कर इसने तकिए में मुँह छुपा लिया। वो एक बार फिर हिचकियों के साथ रो रही थी। 13 साल का वो लड़का इस वक्त टीवी पर म्यूजिक शो देखने में मसरूफ था। जब तैयबा ने अंदर झाँका, बेयकीनी से उन्होंने अपने बेटे को देखा और फिर कुछ नाराज़गी के आलम में अंदर चली आए। ये क्या हो रहा है? उन्होंने अंदर आते ही कहा। टीवी देख रहा हूँ। इसने टीवी से नजरें नहीं हटाई। टीवी देख रहा हूँ? फॉर गॉड से, तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे पेपर्स हो रहे हैं? तैयबा ने इसके सामने आते हुए कहा। सो व्हाट? इस लड़के ने इस बार कुछ खफगी से कहा। सो व्हाट? तुम्हें इस वक्त अपने कमरे में किताबों के दरमियान होना चाहिए, न कि यहाँ इस बेहुदा शो के सामने, तैयबा ने डांटा। मुझे जितना पढ़ना था मैं पढ़ चुका हूँ, आप सामने से हट जाएं। इसके लहजे में नागवारी आ गई। फिर भी उठो और अंदर जाकर पढ़ो, तैयबा ने इस तरह खड़े खड़े से कहा। न मैं यहाँ से उठूंगा न अंदर जाकर पढ़ूंगा। मेरी स्टडीज और पेपर्स मेरा मसला है, आपका नहीं। अगर तुम्हें इतनी परवाह होती स्टडीज़ की तो इस वक्त तुम यहाँ बैठे होते। स्टेप असाइड, इसने तैयबा के जुमले को नज़रअंदाज करते बड़ी बदतमीजी के साथ हाथ के इशारे से कहा। आज तुम्हारे पापा आ जाए तो मैं इनसे बात करती हूँ। तैयबा ने इसे धमकाने की कोशिश की। अभी बात कर लें, क्या होगा? पापा क्या कर लेंगे? जब मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे जितनी तैयारी करनी है मैंने कर ली है, तो फिर आपको क्या मसला है? ये तुम्हारे सालाना इम्तिहान है, तुम्हें एहसास होना चाहिए इस बात का, तैयबा ने एकदम अपने लहजे को नरम करते हुए कहा। मैं कोई 2-4 साल का बच्चा नहीं हूँ कि मेरे आगे पीछे फिरना पड़े आपको। मैं अपने मामलात में आपसे ज़्यादा समझदार हूँ, इसलिए थर्ड क्लास किस्म के जुमले मुझसे मत बोला करें। एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, स्टडीज़ पर ध्यान दो। इस वक्त तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए। मैं तुम्हारे फादर से बात करूँगी। व्हाट ए रॉबिश! वो बात करते करते गुस्से में सोफ़ा से उठकर खड़ा हो गया। हाथ में पकड़ा हुआ रिमोट इसने पूरी कुव्वत से सामने वाली दीवार पर दे मारा और पांव पटकता हुआ कमरे से निकल गया। तैयबा कुछ बेबसी और खिफ़त के आलम में इससे कमरे से बाहर निकलता हुआ दिखती रही। फिलोमेना फ्रांसिस ने अपने हाथ में पकड़े पैकेट मेज़ पर रखते हुए एक नज़र हॉल में दौड़ाई। पेपर शुरू होने में अभी 10 मिनट बाकी थे और हॉल में मौजूद स्टूडेंट्स किताबें, नोट्स और नोटबुक्स पकड़े तेज़ी से सफ़े आगे पीछे करते इन पर आखिरी नज़रें डाल रहे थे। इनकी जिस्मानी हरकत से इनकी परेशानी और इज़्तिराब का इजहार हो रहा था। फिलोमेना फ्रांसिस के लिए एक बहुत मानूस सीन था। फिर इनकी नज़रें हॉल के तकरीबन दरमियान में बैठे हुए सालार पर जा ठहरे। 25 स्टूडेंट्स में इस वक्त वो वाहिद स्टूडेंट था जो इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर टांग रखे बैठा था। एक हाथ में स्केल पकड़े आहिस्ता आहिस्ता इसे अपने जूते पर मारते हुए वो इत्मीनान से इधर उधर देख रहा था। फिलोमेना के लिए सीन भी नया नहीं था। अपने 7 साल करियर में उन्होंने पेपर्स के दौरान सालार को ऐसी बेफिक्री और लापरवाही का इजहार करते पाया था। 9:02 पर उन्होंने सालार के पास से गुजरते हुए इसे एमसीक्यूज पर मुबनी ऑब्जेक्टिव पेपर्स थमाया। 30 मिनट के बाद इससे वो पेपर उनको लेना था। 9:10 पर उन्होंने सालार को अपनी कुर्सी से खड़ा होते देखा। इसके खड़े होते ही हॉल में इससे पीछे मौजूद तमाम स्टूडेंट्स से सर उठाकर इसे देखा। वो पेपर हाथ में ले फिलोमेना फ्रांसिस की तरफ जा रहा था। फिलोमेना फ्रांसिस के लिए भी नया सीन नहीं था। वो
पहले भी यही कुछ देखती आई थी। 30 मिनट में हल किया जाने वाला पेपर वो 8 मिनट में हल करके इनके सर पर खड़ा था। पेपर को दोबारा देख लो, उन्होंने ये जुमला इससे नहीं कहा। वो जानती थी इसका जवाब क्या होगा। मैं देख चुका हूँ। वो अगर इसे एक बार फिर पेपर देखने पर मजबूर करती तो वो हमेशा की तरह पेपर्स लेकर जाकर अपनी कुर्सी के अत्ते पर रखकर बाजू सीने पर लपेट कर बैठ जाता। उन्हें याद नहीं था कभी इसने उनके कहने पर पेपर को दोबारा चेक किया, और वे तस्लीम करती थी कि इसे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। इसके पेपर में किसी एक भी गलती को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। उन्होंने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसके हाथ से पेपर पकड़ लिया। तुम जानते हो सालार, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? उन्होंने पेपर पर नज़र डालते हुए कहा कि मैं तुम्हें 30 मिनट का पेपर 30 मिनट के बाद सबमिट करवाते हुए देखूं। वो इनकी बात पर खफीफ से अंदाज में मुस्कुराया। आपकी ख्वाहिश इस सूरत पूरी हो सकती है मैम, अगर मैं ये पेपर 150 साल की उम्र में हल करने बैठूं। नहीं, मेरा ख्याल है 150 साल की उम्र में तुम ये पेपर 10 मिनट में कर दोगे। इस बार वो हंसा और वापस मुड़ गया। फ्लोमिना फ्रांसिस ने एक नज़र इसके पेपर के सफ़ात को उलट पलट कर देखा। एक सरसरी सी नज़र भी उन्हें बताने के लिए काफ़ी थी कि इस पेपर में कितने नंबर गिनवाएगा। 0। सलमान ने अपनी बेटी के हाथ में गिफ्ट पेपर में लिपटे हुए पैकेट को हैरानी से देखा। ये क्या है मामा? तुम तो मार्केट गई थी, शायद कुछ किताबें लेनी थी तुम्हें। हाँ अम्मी, मुझे किताबें ही लेनी थी, मगर किसी को तोहफे में देने के लिए। किसको तोहफा देना है? वो लाहौर में एक दोस्त है मेरी, इसकी सालगिरह है, इसके लिए ख़रीदा है। कुरियर सर्विस के ज़रिए भिजवा दूँगी, क्योंकि मुझे तो अभी यहाँ रहना है। लाओ फिर मुझे दे दो ये पैकेट, मैं वसीम को दूँगी, वो भिजवा देगा। नहीं अम्मी, मैं अभी उन्हें भिजवाऊँगी, अभी इसकी सालगिरह की तारीख नहीं आई। सलमा को लगा जैसे वह एकदम घबरा गई हो। उन्हें हैरानी हुई। क्या ये घबराने वाली बात थी? 3 साल पहले मामा की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था, उन्हें और इनके शौहर हाशिम को। वो तब अपनी बेटी के बारे में बहुत फिक्रमंद थे और हाशिम इनसे ज़्यादा, मगर पिछले 3 साल में सब कुछ ठीक हो गया था। वो दोनों अब इसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन थे, ख़ास तौर पर असजद से इसकी निस्बत तय करके। वो जानती थी इमामा असजद को पसंद करती है, और सिर्फ वही नहीं, असजद को कोई भी पसंद कर सकता था। वो हर लिहाज से एक अच्छा लड़का था। वो ये भी जानती थी कि वो असजद से निस्बत तय होने पर बहुत खुश हुई थी। असजद और इसके दरमियान पहले भी खासी दोस्ती और बेतकल्लुफ़ी थी, मगर बाज़ दफ़ा उन्हें लगता जैसे वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत चुप होती जा रही है। वो पहले ऐसी नहीं थी, मगर अब स्कूल जाने वाली बच्ची भी तो नहीं रही, मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है, फिर वक्त भी कहाँ होता है इसके पास। सलमा हमेशा खुद को तसल्ली दे लेते। वो इनकी सबसे छोटी बेटी थी। बड़ी दोनों बेटियों की वो शादी कर चुके थे, एक बेटे की भी शादी कर चुके थे, जबकि 2 बेटे और इमामा गैर शादीशुदा थे। अच्छा ये है कि वो संजीदा होती जा रही है। लड़कियों के लिए संजीदगी अच्छी होती है, उन्हें जितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए इतना ही अच्छा है। सलमा ने गहरी सांस लेते हुए मामा से नजरें हटा ली। वो छुट्टियों में घर आई हुई थी, और जितने दिन वो यहाँ रहते इनकी नज़र इस पर मरकूज रहती। पता नहीं ये साजिद कहाँ रह गया, जो भी काम इसके ज़िम्मे लगाओ बस भूल ही जाओ। उन्हें अचानक अपने मुलाजिम का ख्याल आया, जिसके पीछे वो लॉन्च में आए थे। बड़बड़ाते हुए लॉन्च से निकल गए।